नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घरेलू निवेशकों को साधने में जुटी टीम योगी ने चंडीगढ़ में आज आखिरी रोड शो किया, जिसमें औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड धर्मेंद्र प्रजापति के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार का एक दल रोड शो में मौजूद रहा। वहीं होटल ताज में आयोजित रोड शो में टीम योगी ने निवेशकों के समक्ष नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर रखी। साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश के नई औद्योगिक नीति के बारे में बताते हुए उद्यमियों को यूपी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। घरेलू निवेशकों को साधने में जुटी योगी टीम, बता दें, उद्यमियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। जीआईएस को लेकर लगातार एक्शन में नजर आ रही है योगी सरकार, जिसके लिए तमाम मंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं और बता दें रोड शो किया, जिसमें औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड धर्मेंद्र प्रजापति के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार का एक दल रोड शो में मौजूद रहा। होटल ताज में आयोजित रोड शो में टीम योगी ने निवेशकों के समक्ष नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर रखी और उन्हें उत्तर प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के बारे में बताते हुए उद्यमियों को यूपी में निवेश करने के लिए कहा। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की आज आखिरी रोड शो हुई है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, आखिरी रोड शो इसलिए है कि 5 जनवरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये रोड शो की शुरुआत कही गई थी और कहा गया था कि अब रोड शो जो हमने विदेशी निवेश जुटाया है, पहले हालांकि जीआईएस समिट के लिए जो लक्ष्य रखा गया था, योगी सरकार ने मैच 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था, पर उसको लक्ष्य को 12 बढ़ा दिया गया था और इस लक्ष्य को 17 लाख करोड़ कर दिया गया था। कारण ये था कि जब विदेश में हमारे देश के जो मंत्री, उत्तर प्रदेश के मंत्री और अधिकारी गण गए थे, तो लगभग 7.5 लाख करोड़ की निवेश की वहाँ पर बात हो गई थी और तमाम एमओयू साइन हुए थे। इसके अलावा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मुंबई गए थे, मुंबई में उन्होंने उद्योगपतियों के साथ मुलाकात की थी, वहाँ रोड शो किया था और इसके अलावा रोड शो के अलावा वहाँ के जो मीडिया जगत के जो कलाकार हैं, प्रोड्यूसर, निर्देशक, उनसे मुलाकात की थी। वहाँ पर भी लगभग 5.5 लाख करोड़ के निवेश की बात हो गई थी। तो लगभग 13 से 14 करोड़ के निवेश की यहाँ बात हो गई थी और कहा जा रहा था कि अब और अन्य जगहों पर भी जाएंगे, जहाँ पर अगर हम बात करें अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, तमाम चेन्नई, तमाम जगह पर रोड शो किए गए। उसके बाद जो अंतिम रोड शो था आज चंडीगढ़ में आयोजित किया गया, जहाँ पर होटल ताज में बैठक भी हुई और प्रदेश सरकार के औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता और नंदी के अलावा औद्योगिक राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और राज्य मंत्री होमगार्ड विभाग धर्मेंद्र प्रजापति भी इसमें शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठकों का दौर लगातार जारी रहा और कुल मिला के जो बात कही जा रही थी कि जो निवेश हमने बाहर देखा, बाहर का निवेश तो आ ही रहा है, साथ ही साथ जो हमारे देश है, वहाँ देश में भी निवेश की कमी नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम जो मूल निवासी है, मूल जनपद के निवासी है, मूल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो भी अलग अलग जगह पर कारोबार स्थापित किए हुए हैं, तो उनको भी यहाँ उत्तर प्रदेश में आकर्षित किया जाए कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश करिए। आपका मूल क्षेत्र है, मूल प्रदेश है, यहाँ के आप निवासी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारे उत्तर प्रदेश के मूल जिलों से आने वाले लोग हैं, उनको भी आकर्षित करने की बात कही गई थी। और साथ ही साथ जो देश का निवेश है, अगर हम बात करें औद्योगिक क्रांति की बात करें, औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें, तो अहमदाबाद, गुजरात, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई में तमाम जगह पे बड़ी बड़ी फूड इंडस्ट्री स्थापित है। तो कहीं ना कहीं अब बारी यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी कि यहाँ पर जो व्यवस्था है उनको बेहतर किया जाए और यहाँ पर जो निवेश है वो उत्तर प्रदेश में लाया जाए। गौरव, जो यूपी में निवेश के लिए 34 उद्यमियों के साथ बैठक हुई, उसमें क्या कुछ प्रस्ताव रखा गया? देखिए, यहाँ पर बैठक केवल यहाँ पर ये दी गई कि आपको सुविधाएं हम क्या करेंगे। देखिए, निवेश करने वाले निवेश करते हैं, वो कहीं भी करें, बस उनको ये रहता है कि अगर कोई राज्य उनको सुविधा देता है, सिंगल विंडो सिस्टम देता है, तमाम तरह की जो व्यवस्था है उनको आसानी देता है,
जो जो उनके रिसोर्सेज जो संसाधन हैं उनको उपलब्ध कराने में सहायता करता है और कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तो कहीं ना कहीं निवेश के लिए जो बेहतर वातावरण है वो भी बनाता है। तो उसको ही देखते हुए यहाँ पर निवेशक निवेश करते हुए यहीं पर जो चर्चा है उसी बात पर हुई कि प्रस्ताव क्या क्या रखी जाएंगी, किस तरह रोजगार सृजन होगा, किस तरह बेहतर किया जाएगा, किस तरह से जी। उनका आउटपुट निकलेगा, किस तरह मार्केट दी जाएगी, तमाम तरह की चीज़ों पर चर्चा होती है। और निश्चित रूप से चर्चा के माध्यम से हम लगातार देख रहे हैं कि लगभग 14 लाख करोड़ का निवेश की यहाँ पर लगभग बात तय हो गई है। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। आगरा में आज बड़ा हादसा हो गया। पुरानी धर्मशाला में खुदाई के दौरान आसपास के 6 मकान और एक मंदिर भरभरा कर गिर गया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। मलबे में पिता पुत्री और पुत्र दब गए, जिसमें बच्ची की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। वहीं इस मामले में एडीए की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बता दें आगरा में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। बता दें 6 मकान और एक मंदिर भरभरा कर गिर गया, जो बड़ा हादसा हुआ। बड़ा हादसा हुआ। बता दें ये हादसा धर्मशाला में खुदाई के दौरान हुआ। इस खबर पर हमारे संवाददाता जिशान अहमद हमसे जुड़ेंगे। जिशान, आगरा में आज बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 6 मकान और एक मंदिर गिर गए। कैसे ये हादसा हुआ? देखिए मयूरी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास का ये एरिया आता है और यहाँ पर धर्मशाला में काम चल रहा था जी। बेसमेंट खुदाई का, जिसमें 6 मकान पूरी तरीके से उस बेसमेंट में धंस गए और उसमें से 3 लोग उस बेसमेंट के मलबे में दब गए थे, जिसमें से दो लोगों को बाहर निकाल लिया गया था और एक बच्ची जो 4 साल की बताई जा रही है उसको भी बाहर निकालकर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और जी। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को आज आगरा घटनास्थल पर पहुंचाया। उन्होंने जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में योगेंद्र उपाध्याय के द्वारा आज पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। इस पूरे मामले के जो तार जोड़े जा रहे हैं वो आगरा विकास प्राधिकरण से जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि आगरा विकास प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही सामने आई है। क्या लापरवाही सामने आगरा आई है विकास जिशान? प्राधिकरण के जो एडीए जी की क्या कुछ लापरवाही सामने आई है? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, एडीए की इसमें सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। एडीए के द्वारा जो अधिकांशी अभियंता में तैनात थे अनुराग जी। चौधरी, उन्होंने बैकडेट का लेटर दिया था, बैकडेट का नोटिस उनको दिया और वो नोटिस भी किसी और को दिया गया था। इस पर एडीए के आवास विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने तुरंत संज्ञान लिया और अनुराग चौधरी जो हैं उनको पद मुक्त कर दिया गया है। जी। जो आवास विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं उनका साफ तौर से कहना है कि शासन को रिपोर्ट दी जाएगी और जो अनुराग चौधरी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी। जी जिशान, इस मामले में एक छोटी बच्ची की मौत हुई है, तो इसमें उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, परिवार के जो लोग हैं काफी दुखद घड़ी है, क्योंकि 4 साल की मासूम बच्ची की मृत्यु हुई है। हालांकि पुलिस जी। प्रशासन वहां पर तैनात है, लेकिन आज योगेंद्र उपाध्याय के द्वारा जो चेक दिया गया तो हमारी जो बच्ची के बाबा हैं उनसे भी जी। बातचीत हुई थी, तो उनका साफ तौर से कहना है 2 लाख रुपए से हमारा कुछ नहीं होगा। हालांकि शासन के द्वारा उनके रहने की व्यवस्था भी की गई है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो वहां मौजूद लोग हैं अभी भी जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उनका साफ तौर से कहना है इस 2 लाख रुपए से हमारी कोई सहायता नहीं होगी। जी जी धन्यवाद जिशान तमाम जानकारियों के लिए।
लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट धराशायी होने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण की आंखें खुल गई हैं। एलडीए ने शहर में बने सभी अपार्टमेंट की जांच शुरू कर दी है। याजदान बिल्डर के अलावा जितने भी बिल्डरों ने शहर में अपार्टमेंट बनाए हैं उन सभी की जांच कराई जाएगी। एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने इसके लिए 8 टीम गठित की है, जिसमें 50 से ज्यादा इंजीनियर, करीब 150 सुपरवाइजर शामिल हैं। टीमों ने कई अवैध अपार्टमेंट चिन्हित कर लिया है। बता दें, सारे अपार्टमेंट्स की जांच की जाएगी। इसके लिए 8 टीमों का गठन कर दिया गया है। अलाया हादसे के बाद एक्शन लिया गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई लोग घायल हुए थे, कईयों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण एक्शन मोड में नजर आया है। कई अपार्टमेंट्स की जांच की जाएगी। जी मयूरी, आपने कहावत सुनी होगी, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो एलडीए का भी वही हाल है। कुल मिला के लखनऊ में तमाम अवैध होटल्स बने हैं, अवैध रेस्टोरेंट बने हैं और अवैध इमारतें भी बनी हैं। ये हादसा हुआ मंगलवार देर शाम को 6:30 बजे। इसमें तकरीबन 3 लोग की मौत हुई है और 14 लोग रेस्क्यू करके निकाले गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलडीए ने अभी तक किसी भी मुआवजे का ऐलान नहीं किया, ना ही सरकार द्वारा किसी भी मुआवजे का ऐलान किया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब लेवाना होटल मात्र 500 मीटर की दूरी पे है, जो घटनास्थल हुआ था, वहाँ पर अगर एलडीए तय समय पर जो भी जांच के दायरे में आते हैं, होटल्स हैं, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे अवैध इमारतें हों, अगर उनको तलाश करता तो शायद ये हादसा ना होता, 3 लोगों की मौत ना होती और इतना बड़ा नुकसान ना होता। तो कहीं ना कहीं एलडीए अपनी जो अब गलतियां छुपाने में लगा हुआ है। और क्योंकि शासन ने भी तीन पुलिस गठित कर दी है, जिसमें से एक में मंडल आयुक्त हैं और एक में जेसीपी पीयूष मौर्या हैं और साथ ही तीसरे जो व्यक्ति हैं डीएम जिला अधिकारी सूरपाल गंगवार जी हैं। तो और दूसरी बात, आज एलडीए ने 50 लोगों की टीम गठित की है। अब देखना ये होगा कि 50 लोगों की टीम कितना कार्य करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिल्डर है, याजदार बिल्डर है, उसकी तमाम अवैध इमारतें हैं लखनऊ में। उसके बावजूद भी एलडीए केवल नामचीन जो कुछ नाम की इमारतें हैं उन पर ही कार्रवाई करता है। तो कहीं ना कहीं एलडीए अपनी गलतियां छुपा रहा है और देखना ये होगा कि गलती छुपा रहा है तो साथ साथ अब जो 50 लोगों की टीम बनाई उस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। जी तो सागर, ये जो टीम गठित कर दी गई है, ये अपार्टमेंट्स की जांच करेंगी, तो इसके लिए क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए मयूरी, सबसे पहली बात तो उसका मानचित्र देखा जाएगा कि ये नक्शे से बना है कि नहीं बना है। उसके बाद से उस एरिया का देखा जाएगा। उसके बाद जो मजबूती है दीवारों की वो देखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हादसा हुआ था मंगलवार देर शाम को, यहाँ पर एक हादसे की सबसे बड़ी वजह थी कि यहाँ पर मजबूती नहीं थी। जो नींव में खुदाई चल रही थी, लगातार कई दिनों से खुदाई चलने की वजह से जो इमारत हिलने लगी और इमारत जो है ताश के पत्तों की तरह एक साथ पूरी तरह से गिर गई, जिसमें 14 लोग को बचाया गया और 3 लोगों की मौत हो गई। तो सबसे बड़ी बात है कि एलडीए हर एक रूपरेखा को लेकर चलेगा, एक मानचित्र भी देखेगा, उसके साथ जो लेआउट है और जो उसके बाद जो इमारत की मजबूतियां हैं और किन मानकों के तौर पे ये इमारत बनाया गया है, किन सामग्री के तौर पर, किस तरीके की सामग्री के तौर पे मानक को उतारा गया है। जी सागर, जानकारी के मुताबिक जो टीमें गठित की गई हैं उन्होंने कई अवैध अपार्टमेंट को चिन्हित कर लिया है। क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए मयूरी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एलडीए ने वैसे टीम तो गठित की है, 50 लोगों की टीम है, इसमें एक्सीएन भी हैं और तमाम इंजीनियर्स भी हैं, तमाम जो बड़े आला अधिकारी भी हैं एलडीए के, और काफ़ी समझदार और सूझबूझ और कार्य करने वाले कर्मचारी भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं देखी बात, अभी तक तो फिलहाल इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर सकता हूं मैं, ना ही प्राइम टीवी करेगा कि एलडीए ने चिन्हित कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हंसी का पात्र है एलडीए, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि एक हादसा होने के बाद, लेवाना होटल के हादसे के बाद 4 महीने हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उस एरिया में 500 मीटर के दायरे में एक अवैध इमारत चलती है, अवैध अपार्टमेंट चलता है, जो 2012 से बना हुआ है, क्योंकि 2010 में इसे गिराने का या फिर इसकी जो नक्शाबाज है साफ एलडीए ने मना कर दिया। उसके बावजूद भी अधिकारियों के नाक के नीचे इतना बड़ी इमारत बन जाती है, उसमें लोग रह रहे होते, लगभग 20 परिवार से ऊपर लोग रह रहे होते, मौतें हो जाती है, घटना हो जाती है। उसके बावजूद भी जब एलडीए सुध नहीं लेता, तो मेरे जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये जो
टीम बनाई गई ये अपनी गलतियां छुपाने के लिए बनाई गई और ये दिखावे के लिए बनाई गई। इसमें मैं कुछ समझ सकता हूं कि इसमें होना कुछ नहीं है। अगर होगा भी तो आप देखिएगा कि मुश्किल से गिनती के ही अपार्टमेंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर पूरी तरह से देखा है राजधानी लखनऊ में दोबग्गा से लेकर आप चिन्हट तक जाएंगे तो आपको तमाम अवैध होटल्स मिलेंगे, अवैध बैंकेट हॉल मिलेंगे, अवैध इमारत मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो भ्रष्टाचार है वो एलडीए में आज का नहीं है, तब से छुपा नहीं है। वो कब से है भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी ही इसको बल देते हैं जो बिल्डर्स होते हैं। सागर, ये एक्शन तब क्यों लिया जाता है जब बड़ी घटना घट जाती है? जी सागर, ये एक्शन तब क्यों लिया जाता है जब बड़ी घटना घट जाती है, किसी की मौत हो जाती है? बिल्कुल मयूरी, जाहिर सी बात है जब किसी की मौत हो जाती है, जब वो जो विभाग है वो हरकत में आता है। क्योंकि हाल ही में भी चारबाग में भी आग लगी थी और प्रिंस मार्केट में भी आग लगी थी, उसमें कुछ दिन तक फायर विभाग जो है हरकत में आया और एनओसी की बात करने लगा। उसके बाद फिर देखिए मामला वहीं का वहीं दब गया, वहीं का वहीं ठप हो गया। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार तो अपना कार्य कर रही है, सरकार ने आदेश दे दिए, लेकिन जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जो अच्छे पद पे, जो ऊंचे पद पे बैठे हैं, उनको भी ज़रा समझना चाहिए कि जो आदेश है उसका पालन रेगुलर किया जाए, ना कि एक ओकेजनली तौर पे, त्यौहार के तौर पे ना किया जाए। कि मान लीजिए आप अगर कोई भी आदेश का पारित होता है तो उसको लगातार करना चाहिए, जिससे कि जो अवैध तरीके से जो बनाए गए लोग हैं, बनाई गई इमारतें हैं, उनमें खलबली मच सके और वो एलडीए के द्वारा सील करे जा सकें और उन पर कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब हादसा हुआ है तो एलडीए का जागना भी लाजमी है। तो कहीं ना कहीं हादसे के बाद ही यह विभाग जागा है और देखना है कि कब तक जागा रहता है और कब इसकी नींद खुलती है। जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। रामचरितमानस पर टिप्पणी को लेकर चर्चा में आए सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, अभी हाल ही में मेरे दिए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने एवं सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा कि अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते, किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्मचार्यों व जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, महाशैतान या जल्लाद? बता दें, रामचरितमानस पर टिप्पणी को लेकर चर्चा में आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और लगातार वो विवादित टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। इस खबर पर हमारी संवाददाता सुहानी हमसे जुड़ेंगी। सुहानी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर अभी विवादित बयान दिया था, उनकी मुश्किलें घटते कम ही नहीं हो रही थी कि उन्होंने अभी एक और नया बयान दे दिया है। जी मयूरी, आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस के लेकर जो विवादित बयान दिए थे उसको लेते हुए फिर उन्होंने बयान दिया है कि जो साधु महात्मा हैं उन पे उन्होंने बयान दे दिया और ये बयान उनका जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने बयानों में कहा है कि ये जो कुछ धर्म के जो ठेकेदार हैं उनको साफ तौर पर कहना है कि जो उनका सर और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सर और जीभ काट के देगा उन्हें इनाम घोषित किया जाएगा। बताइए, जब इन लोगों को अगर धर्म के नाम पर इन लोगों को अगर कोई और कहता ये बात कि जीभ और गर्दन काट के लिए तो उन्हें आतंकवाद कहा जाता, लेकिन इन लोगों को क्या ही कहा जाए, जो साधु महात्मा हैं उन्हें जल्लाद कहा जाए या आतंकवाद कहा जाए या महाशैतान कहा जाए। तो ऐसी टिप्पणी दे रहे हैं, अभद्र टिप्पणी जो कि साधु महात्माओं पे दे रहे हैं। और ये उनका जो टिप्पणी है, उनका जो बयान है वो जमकर जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और साफ तौर पर उन्होंने जो रामचरितमानस पे जो बयान दिया था वो कुछ दिन पहले अभी रायबरेली पहुंचे थे, उन्होंने वहाँ पे साफ किया है कि हम रामचरितमानस को नहीं कह रहे हैं, हम उस पर कुछ दी गई चौपाई जैसे कि जो नीच जात के हैं और जो आदिवासी हैं उनको अपमान किया गया है, उन चौपाइयों को हटाने की हम बात कर रहे हैं, ना कि रामचरितमानस पे। तो ऐसे तमाम वो टिप्पणी दिए जा रहे हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो धर्म के ठेकेदार हैं वो हमको ऐसी बातें बोल रहे हैं कि उनका जीभ और गर्दन काटा जाए और उन्हें इनाम घोषित किया जाए। तो इस प्रकार से वो फिर से विवादित टिप्पणियों में घिर गए हैं और तमाम विपक्ष के लोग जो हैं उन पे कर रहे हैं, हिंदू संगठन के भी लोग उनसे कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगिए या अपने बयान को वापस लीजिए, लेकिन ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य अपने और बयान देते ही जा रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे अब इस पर क्या कार्रवाई होगा। वहीं दूसरी तरफ जो सपा के जो नेता है अखिलेश यादव, उन्होंने भी इस पर नाराज़गी जताई है और शिवपाल यादव भी उनका कहना है कि ये उनका जो बयान है वो व्यक्तिगत है, ना कि ये जो हम लोग की पार्टी का ये बयान है। तो ऐसी तमाम जो टिप्पणी इस रामचरितमानस के बयान पर आ रहा है, अब देखिए आगे क्या होता है इस पर।
सुहानी, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की है उसके बाद नाराज संत और धर्म पुरोहितों ने अखिलेश यादव से कार्रवाई की मांग की है। वहीं अखिलेश यादव इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। जी मयूरी, आपको बता दें कि इस पे तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं और जो हिंदू महासंगठन के या जो साधु संत हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मंदिरों में जाने से बैन कीजिए और उन पे कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये जो हमारा रामचरितमानस का जो हमारा ये ग्रंथ है, ये एक पवित्र ग्रंथ है हिंदू धर्म का और इसमें भगवान राम के चरित्र और हमारे जीवन को कैसे जीना चाहिए इस प्रकार से बताया गया। और वही स्वामी प्रसाद मौर्य इसे अधर्म बता रहे हैं और इस पर नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सपा नेता को कहा गया तो उन्होंने इस पर चुप्पी नहीं साधी, नाराजगी अभी कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो नाराजगी जताए हैं। दूसरी तरफ शिवपाल यादव का कहना है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है और ना ही हमारी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान गया है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ये व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने ये क्यों बयान दिया है वो खुद ये जानते हैं, लेकिन ये बयान सही नहीं है क्योंकि हम खुद राम और कृष्ण के पद चिन्हों पे चलते हैं, उनके जो अनुयायी है उस पे हम चलते हैं। तो ऐसे तमाम जो शिवपाल यादव हैं उन्होंने भगवान राम के बारे में, कृष्ण के बारे में बातें कही और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम ऐसे बयान नहीं दे सकते क्योंकि भगवान राम जो है उन्हीं के बताए हुए अनुसार पथ मार्गों पे हम लोग चलते हैं और ये बयान पूरी तरह से गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको साफ तौर पर यही कहना है कि जब भी अखिलेश यादव आएंगे इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगा। अब देखते हैं कि जब सपा नेता अखिलेश यादव तो इस पे क्या कार्रवाई करते हैं और इस पे क्या उनका टिप्पणी होगा या क्या वो इस बयान को लेकर क्या बोलते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को। जी, ये तो देखने वाली बात होगी। धन्यवाद सुहानी तमाम जानकारियों के लिए। चार बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।